अस्सलाम वालेकुम। आज बात होगी इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी हमारी बॉडी का बॉडीगार्ड सिस्टम होता है और ये किसी बैरूनी पार्टिकल को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को या वायरस को हमारी बॉडी में दाखिल होने से रोकता है और हमारी बॉडी को उस वायरस या बैक्टीरिया के हमले से बचाता है। इम्यूनिटी और इसकी किस्में, इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप। इम्यूनिटी से इम्यून सिस्टम बनता है और इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का बॉडीगार्ड सिस्टम है। जैसे किसी जगह पे गेट के, किसी इमारत के गेट के ऊपर या हमारे घर के दरवाजे पे अगर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ हो तो सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम होता है? उसका काम ये होता है कि किसी बैरूनी पर्सन को अंदर आने से रोके, किसी बैरूनी गैर मुतल्लका पर्सन को अंदर आने से रोके। इसी तरह से हमारी बॉडी का जो बॉडीगार्ड सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, ये भी किसी बैरूनी पार्टिकल को, बैरूनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या एंटीजन को हमारी बॉडी में दाखिल होने से रोकता है। और अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो एंटीजन हमारी बॉडी में दाखिल हो जाता है तो ये इम्यून सिस्टम उसके साथ एक जंग करता है, उसके साथ एक फाइट करता है, उसे किल करने की कोशिश करता है और हमारी बॉडी को बीमारी के होने से बचाता है। तो इम्यून सिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं। ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है। डेफिनेशन पे हम टॉपिक के बाद पे एंड पे आएंगे तो ज़्यादा वाज़ेह तौर पे समझ आ जाएगी। इम्यून सिस्टम के दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर, इस फिजिकल बैरियर में स्किन मौजूद है और म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है। हमारी स्किन के ऊपर सेबेशियस ग्लैंड मौजूद होते हैं और इसी तरह म्यूकस ग्लैंड मौजूद होते हैं। ये म्यूकस ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड हमारी बॉडी में बैक्टीरिया वगैरह के दाखिल होने को रोकते हैं। तो सबसे पहला जो बैरियर है वो तो है स्किन, इसको हमने फिजिकल बैरियर कह दिया। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का कुव्वत मुदाफ़ियत को बनाने वाला सिस्टम, रेजिस्टेंस पैदा करने वाला सिस्टम। इस इम्यून सिस्टम के भी दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है टी लिम्फोसाइट और एक कंपोनेंट है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और दूसरा कंपोनेंट जो है वो एंटीबॉडीज़ हैं। एक लिम्फोसाइट, वो लिम्फोसाइट दो तरह के, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो एंटीबॉडीज़ हैं। ये यहाँ मैंने बी लिम्फोसाइट के बारे में कुछ लिख दिया है। इससे पहले हम इधर टी लिम्फोसाइट के बारे में भी लिख लेते हैं और इसको बल्कि एक स्केच की शक्ल में अगर हम इसको देख लें तो ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी बात। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। अब हम ये पढ़ने लगे हैं कि लिम्फोसाइट किस तरीके से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा करते हैं। लिम्फोसाइट किस तरीके से हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। लिम्फोसाइट दो तरह के, एक को हमने नाम दिया बी लिम्फोसाइट और दूसरे को नाम दिया टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। मैं टी लिम्फोसाइट इधर लिख लेता हूँ और बी, चूँकि यहाँ जगह ज़्यादा इस्तेमाल होगी इसलिए बी यहाँ लिख लेता हूँ। टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं? ये खुद हिस्सा लेते हैं रिकग्निशन में। रिकग्नाइज करते हैं। किसको रिकग्नाइज करते हैं? एंटीजन को। एंटीजन को रिकग्नाइज करते हैं। एंटीजन, ये लफ्ज़ एंटीजन से क्या मुराद है? याद रखिएगा, हमारी बॉडी का कोई भी सेल हो, उस सेल के ऊपर एक प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ, एक प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ एक एंटीजन मौजूद होता है। एंटीजन। और बॉडी के जो लिम्फोसाइट हैं, ये लिम्फोसाइट हमारी बॉडी के एंटीजन को रिकग्नाइज करते हैं, उन्हें जानते हैं। लेकिन अगर कोई बैरूनी सेल बॉडी में दाखिल होता है, वो बैरूनी सेल किसी बैक्टीरिया का भी हो सकता है और कोई टिश्यूज़ भी हो सकते हैं, कोई वायरस भी हो सकता है, उस सेल के ऊपर भी एक एंटीजन होगा। अब लिम्फोसाइट ये रिकग्नाइज करेंगे कि ये एंटीजन उनकी बॉडी का अपना नहीं है, ये तो बॉडी के एंटीजन हैं, ये तो ठीक है, ये तो गुड वाले हैं, इनको लिम्फोसाइट जानते हैं। लेकिन अगर कोई बैरूनी बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में दाखिल होता है तो उसके ऊपर भी एक एंटीजन मौजूद होगा, या कोई टॉक्सिक बॉडी में दाखिल होता है उसके ऊपर भी एंटीजन मौजूद होगा और उस एंटीजन को लिम्फोसाइट रिकग्नाइज करेंगे कि ये उनकी बॉडी का एंटीजन मौजूद नहीं है और फिर ये क्या करेंगे, ये उसके साथ एक फाइट करेंगे,
उसके साथ जंग करेंगे और उसे किल करने की कोशिश करेंगे और उस बैक्टीरिया या वायरस को बॉडी में दाखिल होने से रोक देंगे। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। तो टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज एंटीजन, और सबसे मेन पॉइंट जो इन दोनों का डिफरेंस है, themselves involve in removing the antigen। एंटीजन को रिमूव करने के लिए ये खुद इस्तेमाल होते हैं, ये अपने आप को खुद इस्तेमाल करते हैं, ये खुद यूज हो जाते हैं। और इसीलिए टी लिम्फोसाइट की वजह से जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मिलती है उसे हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि इसमें टी लिम्फोसाइट के जो सेल हैं वो खुद हिस्सा ले रहे हैं। वो हिस्सा किस तरीके से ले रहे हैं और वो किस मैकेनिज्म के जरिए जाके उस एंटीजन को किल कर रहे हैं, वो मैकेनिज्म हमारे इस 14 चैप्टर के सिलेबस में मौजूद नहीं है। इसलिए बुक के अकॉर्डिंग हम उतनी ही बात करेंगे कि टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, ये खुद देमसेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और उन्हें रिमूव करने के लिए अपने आप को इस्तेमाल करते हैं, खुद इस्तेमाल हो जाते हैं। क्योंकि ये सेल खुद इस्तेमाल हो रहे हैं, लिहाजा इसे हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का नाम देते हैं। जबकि दूसरी तरफ है बी लिम्फोसाइट खुद इस्तेमाल नहीं होंगे। ये क्या करेंगे, ये भी सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेंगे। सबसे पहला काम तो ये क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे। जब ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट काम करेंगे, दे प्रोड्यूस प्लाज्मा सेल क्लोन्स। ये प्लाज्मा क्लोन बना देते हैं, प्लाज्मा क्लोन, और वो प्लाज्मा क्लोन आगे एंटीबॉडीज को बना देते हैं। एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज करेंगे एंटीजन को और प्लाज्मा क्लोन बनाएंगे। वो प्लाज्मा क्लोन आगे एंटीबॉडीज को बनाएंगे और एंटीबॉडी मिल जाएगा एंटीजन के साथ। जो बॉडी में एंटीजन दाखिल हुआ है, एंटीबॉडी उस एंटीजन के साथ मिल जाएगा, और जब मिल जाएगा तो हम कहेंगे एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बन गया। एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस जगह पे बेसोफिल आएंगे, बेसोफिल या न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल की बजाय हम मोनोसाइट लिख लेते हैं, बेसोफिल की बजाय हम मोनोसाइट लिख लेते हैं, मोनोसाइट या न्यूट्रोफिल। ये मोनोसाइट या न्यूट्रोफिल क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी में मौजूद कुछ फैगोसाइटिक सेल्स हैं, यानी निगलने वाले सेल्स हैं। ये फैगोसाइटिक सेल उस जगह पे पहुंचेंगे जिस जगह पे ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, और उस पूरे कॉम्प्लेक्स को ये क्या कर लेंगे, ये निगल लेंगे, ये फैगोसाइटोस कर लेंगे और इस तरीके से वो एंटीजन रिमूव हो जाएगा। अब इसी की कुछ डिटेल हम जो है वो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले लेट्स सपोज ये बी लिम्फोसाइट है, दिस इज बी लिम्फोसाइट। इसने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया एंटीजन को, एंटीजन के दाखिले को रिकॉग्नाइज किया और फौरी तौर पे इसने माइटोसिस करनी शुरू कर दी। माइटोसिस से क्या होगा, 1 से 2 बनेंगे और 2 से फिर 2 और बन जाएंगे, इसी तरीके से 8 हो जाएंगे, यानी बढ़ते चले जाते हैं। और ये अमल, ये पूरा प्रोलिफरेशन का, माइटोसिस का अमल या जो प्रोलिफरेशन का अमल है, डिवीजन का अमल है, ये किस जगह पे हो रहा है, ये हो रहा है ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर क्या, रेड ब्लड सेल के अंदर या वाइट ब्लड सेल के अंदर, नहीं, ब्लड के प्लाज्मा के अंदर।
इसीलिए जो ये सेल्स बन रहे हैं इनको हम प्लाज्मा कॉलोन बोलते हैं, प्लाज्मा कॉलोन या प्लाज्मा सेल कॉलोन्स। ये प्लाज्मा सेल कॉलोन क्या करते हैं, ये आगे बड़ी मिकदार में एंटीबॉडीज को बना देते हैं। ये एंटीबॉडी की शक्ल है वाई शेप, एंटीबॉडीज बनने शुरू हो गए। दीज आर ऑल एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे, एंटीजन के साथ अटैच होंगे। किस तरीके से अटैच होंगे, इसके अटैचमेंट पैटर्न को समझने के लिए हम यहाँ पे एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर ये वाई शेप्ड होती है, वाई शेप। इसके दो ये लॉन्ग स्ट्रैंड मौजूद हैं। इसी तरीके से दो स्ट्रैंड यहाँ पे होते हैं जो छोटे स्ट्रैंड होते हैं, थोड़ा और लॉन्ग कर देते हैं, ये छोटे स्ट्रैंड्स हैं। और ये स्ट्रैंड्स आपस में डाइसल्फाइड ब्रिजेस के जरिए जुड़े हुए होते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस। इस जगह पे भी सल्फर बॉन्ड होगा, मैं यूं लिख रहा हूं सल्फर डाइसल्फाइड सल्फर लिंकेज। इसी तरीके से इधर भी सल्फर, यहां भी सल्फर, और यहां दो बॉन्ड हम ड्रॉ करेंगे, दो बॉन्ड। जो एग्जैक्टली यहाँ पे कितने बॉन्ड होते हैं वो तो हमारे सिलेबस में मौजूद नहीं है, जो बुक के अंदर दिया हुआ है हम उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उसको देख रहे हैं। ये मे भी थोड़ा आपके लिए दूर हो रहा हो, लिहाजा मैं इसको जो है ना वो इधर इस जगह पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप ज़्यादा इजीली उसको देख सकें। यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये भी वही बी लिम्फोसाइट का लिखा हुआ है, सो वो हम देख चुके हैं। इस जगह पे हम एंटीबॉडीज़ को ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स, ये दो स्ट्रैंड्स जो लॉन्ग स्ट्रैंड्स हैं और ये दो शॉर्ट स्ट्रैंड हैं, ये दो छोटे स्ट्रैंड्स हैं। इनके दरमियान इस जगह पे सल्फर बॉन्ड है, यहाँ भी सल्फर बॉन्ड है और यहाँ दो सल्फर बॉन्ड हैं। ये यूं है सल्फर बॉन्ड। और इस पूरे एंटीबॉडी को जो वाई शेप्ड है, इस रीजन को, इस वाले रीजन को हम वी रीजन बोलते हैं, इसको भी वी रीजन बोलते हैं। और ये जो बाकी रीजन है, यहाँ तक ये वी रीजन हो गया, उसके बाद नीचे जितना भी रीजन है इसको हम सी रीजन बोलते हैं, सी रीजन। इधर हमारे लिए वी से मुराद है वेरिएबल, और सी से मुराद है कांस्टेंट। आप जानते हैं कि जितने भी एंटीबॉडीज होंगे, एंटीबॉडी किससे बने हुए होते हैं? एंटीबॉडीज प्रोटीन होते हैं। और दूसरे चैप्टर में हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन गोल प्रोटीन है। और ये गोल प्रोटीन काम कौन सा कर रहे हैं? ये इम्यूनिटी का काम कर रहे हैं, इम्यूनिटी। ग्लोबुलर प्रोटीन इम्यूनिटी का काम कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें नाम क्या देते हैं? हम इन्हें इम्यूनो ग्लोब्यूलिन का नाम देते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। एक उसने एमसीक्यू दे दिया था पेपर के अंदर कि एंटीबॉडीज का दूसरा नाम, एंटीबॉडीज आर आल्सो कॉल्ड, और ऑप्शन में इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी दे दिया और इम्यूनोजेन भी दे दिया। इम्यूनोजेन याद रखिएगा, इम्यूनोजेन जो है वो एंटीजन का दूसरा नाम है, एंटीजन या इम्यूनोजेन, और इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो है ये एंटीबॉडी का दूसरा नाम है, एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन बोल सकते हैं और एंटीजन को हम इम्यूनोजेन बोल सकते हैं। सो वापस आते हैं, ये वेरिएबल रीजन है। चूंकि ये प्रोटीन है तो प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ होता है? अमाइनो एसिड से। लिहाजा इसी जगह पे तमाम अमाइनो एसिड एक जैसे होंगे, चाहे आप कोई भी एंटीबॉडी ले लें। लेकिन ये जो वेरिएबल रीजन है,
ये तमाम एंटीबॉडीज का एक जैसा नहीं होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो ये रीजन है ये तो तमाम एंटीबॉडीज़ में एक जैसा होता है। कोई भी एंटीबॉडी ले लें, आप मम्स एंड मिजल्स की ले लें, आप ट्यूबरकुलोसिस की ले लें, आप हेपेटाइटिस की ले लें, कोई भी एंटीबॉडी ले लें, उसके अंदर ये वाला रीजन एक जैसा ही होगा। लिहाजा हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम कांस्टेंट रीजन बोल रहे हैं, कांस्टेंट। लेकिन आप अगर डिफरेंट बीमारियों की एंटीबॉडीज़ को देखेंगे, डिफरेंट एंटीजेंस की एंटीबॉडीज़ को देखेंगे, तो उनका ये वाला रीजन जो है वो एक जैसा नहीं होगा, ये रीजन उनका डिफरेंट होगा। टीबी की एंटीबॉडी को देखेंगे तो ये रीजन टीबी के एंटीजन को पकड़ने के लिए होगा। अगर मम्स एंड मीजल्स की एंटीबॉडी को देखेंगे तो उसका ये रीजन जो है वो टीबी से डिफरेंट होगा। आप किसी दूसरी बीमारी की एंटीबॉडी को देखेंगे तो उनका ये वेरिएबल रीजन जो है एक दूसरे से अलग अलग होगा, और ये मखसूस होता है, स्पेसिफिक होता है अपने मखसूस एंटीजन वाले बैक्टीरिया को पकड़ने के लिए। लेट्स सपोज ये बैक्टीरिया है और या ये वायरस है, कोई भी एंटीजन कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इस एंटीबॉडी ने इसको पकड़ लेना है, और जिस किस्म का एंटीजन इस बैक्टीरिया के ऊपर मौजूद है उसी के अगेंस्ट जो है वो ये एंटीबॉडी काम कर सकता है। लिहाजा जितने भी डिफरेंट टाइप के वायरसेस होंगे या डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होंगे, उनके ऊपर चूँकि एंटीजन डिफरेंट होगा, लिहाजा उनके एंटीबॉडीज़ का ये वाला जो वेरिएबल रीजन है ये भी डिफरेंट होगा। तो एंटीबॉडी एंटीजन को पकड़ेगी, और किस तरीके से पकड़ेगी और ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा। लेट्स सपोज ये कुछ बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया, ये यहाँ पे दूसरा बैक्टीरिया, ये तीसरा बैक्टीरिया और ये चौथा बैक्टीरिया, ये डिफरेंट बैक्टीरिया मौजूद हैं और बैक्टीरिया मौजूद हैं, और इनके ऊपर डेफिनेटली एंटीजन भी मौजूद होगा। अब जब एंटीबॉडी आके इसको पकड़ेगा तो एंटीबॉडी के पकड़ने का पैटर्न यूं होगा, इसी तरीके से इधर से एंटीबॉडी आएगा, वो आके इसको पकड़ लेगा, और ये एंटीबॉडी जो है वो इसको पकड़ लेगा, इसी तरह से ये एंटीबॉडी जो है वो इसको पकड़ लेगा। तो मुख्तलिफ तरह के एंटीबॉडीज़ के पकड़ने की वजह से ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या हो जाएंगे, ये इमोबिलाइज हो जाएंगे, इमोबिलाइज, ये हरकत नहीं कर सकेंगे, इमोबिलाइज हो जाएंगे। या बुक में एक और लफ्ज़ उसने लिखा है सेट इन मोशन इवेंट, सेट इन मोशन इवेंट, कि ये एंटीबॉडी इस किस्म की मोशन पैदा करवा देते हैं या इस किस्म के इवेंट पैदा करवा देते हैं जो कि उस एंटीजन को किल कर सकते हैं। ऐसे या तो नहीं मोबिलाइज कर देते हैं या उनके अंदर ऐसे इवेंट पैदा करवा देते हैं, ऐसे प्रोसेस को शुरू करवा देते हैं जो कि एंटीजन को किल कर देता है या एंटीजन कंटेनिंग बैक्टीरिया को, वायरस को किल कर देता है, और इस तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये पूरा तरीका जो एंटीबॉडी के पकड़ने का है, इसके ज़रिए से वो बैक्टीरिया इमोबिलाइज होकर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और एंटीबॉडी बनाया किसने था, एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट के जरिए बना था। वो कैसे, बी लिम्फोसाइट ने क्या किया, एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया और प्लाज्मा कॉलोन्स बनाए, प्लाज्मा कॉलोन्स बनाए, और प्लाज्मा कॉलोन्स ने आगे किसको बनाया, एंटीबॉडीज़ को बनाया, और एंटीबॉडीज़ जो है वो एंटीजन के साथ मिल गए, जिस तरीके से हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। ये बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट, और ये माइटोसिस करके डिवाइड कर रहा है, बहुत सारे बन चुके हैं, प्रोलिफरेशन हो रही है, डिवीजन हो रही है, और प्लाज्मा कॉलोन्स बन रहे हैं। और प्लाज्मा कॉलोन क्या करते हैं, प्लाज्मा कॉलोन आगे एंटीबॉडीज़ को बना देते हैं, और ये एंटीबॉडी किसके साथ मिल जाती है, ये एंटीजन कंटेनिंग माइक्रोब के साथ अटैच हो जाती है। और जब माइक्रोब इसके साथ जुड़ जाते हैं तो हम कहते हैं कि एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बन गया। एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो उसको निकलेगा कौन, मोनोसाइट या न्यूट्रोफिल। जिस तरीके से यहाँ ये कॉम्प्लेक्स बन गया है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को निगलने का काम
इस पूरे कॉम्प्लेक्स को निगलने का काम मोनोसाइट करेंगे। मोनोसाइट जो हमारी बॉडी के फैगोसाइटिक सेल हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पे शो किया। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि डेफिनेशन क्या करेंगे। तो इम्यून सिस्टम क्या होगा या इम्यूनिटी क्या होगी। इम्यूनिटी हमारी बॉडी की एक एबिलिटी है, कैपेसिटी है। ये कौन सी कैपेसिटी है? जो रिकॉग्नाइज कर सके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैरूनी मटेरियल को, बॉडी में दाखिल होने वाले बैरूनी मटेरियल को रिकॉग्नाइज कर सके। सो इतनी बात, द एबिलिटी या कैपेसिटी, किसकी कैपेसिटी, कौन सी कैपेसिटी? कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज द इंट्रूजन, दाखिले को रिकॉग्नाइज करे। किसके दाखिले को? ऑफ एनी मटेरियल फॉरेन टू द बॉडी। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये पहला हिस्सा है द कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज द इंट्रूजन ऑफ एनी मटेरियल फॉरेन टू द बॉडी। फॉरेन का मतलब होता है बैरूनी, और कैपेसिटी का मतलब होता है ताकत या एबिलिटी। इंट्रूजन का मतलब होता है दाखला। तो बॉडी की कैपेसिटी जो कि किसी बैरूनी मटेरियल के बॉडी में दाखिल होने को रिकॉग्नाइज करे। द कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज द इंट्रूजन ऑफ एनी मटेरियल फॉरेन टू द बॉडी, किसी भी फॉरेन मटेरियल के बॉडी में दाखिल होने को रिकॉग्नाइज करे। और रिकॉग्नाइज करके क्या करे? टू मोबिलाइज सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट, ये मुतहर्रक कर दे सेल्स को और सेल प्रोडक्ट्स को। किस लिए मुतहर्रक कर दे? यहां तक दूसरी बात हो गई। एंड टू मोबिलाइज सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट, किस लिए मुतहर्रक करना है? टू हेल्प रिमूव द पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ फॉरेन मटीरियल विद ग्रेटर इफेक्टिवनेस एंड ग्रेटर स्पीड, के उस बैरूनी मटीरियल को बेहतर स्पीड के साथ और मौसर तरीके से बॉडी में रिकॉग्नाइज, बॉडी से रिमूव करने के लिए ऐसी प्रोडक्ट्स या सेल्स या सेल प्रोडक्ट्स को मुतहर्रिक करने की जो सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी है। द कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज द इंट्रूजन ऑफ एनी मटेरियल फॉरेन टू द बॉडी, बॉडी के किसी भी बैरूनी मटेरियल को बॉडी में दाखिल होने को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी। रिकॉग्नाइज करने के बाद दूसरी बात, एंड टू मोबिलाइज सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट, सेल्स को और सेल प्रोडक्ट को मोबिलाइज करना है। किस लिए मोबिलाइज करना है? अब तीसरी बात, टू हेल्प रिमूव एनी सॉर्ट ऑफ, टू हेल्प रिमूव द पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ फॉरेन मटीरियल, उस फॉरेन मटीरियल को बॉडी से रिमूव करने के लिए मोशन को सेट करना है विद ग्रेटर स्पीड एंड इफेक्टिवनेस, ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा मौसर तरीके से। वो बैरूनी मटेरियल क्या हो सकता है? वो बैरूनी मटेरियल कोई वायरस हो सकता है, उसके ऊपर एंटीजन मौजूद होगा, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, उसके ऊपर एंटीजन मौजूद होगा, या वो हमारी बॉडी का कोई टिश्यू भी हो सकता है, जैसे ये टी लिम्फोसाइट हैं। आपने टिश्यू रिजेक्शन का नाम तो सुना होगा। टिश्यू रिजेक्शन, जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाई जाती है, मसलन किसी पर्सन का किडनी डैमेज हो गया, अब उसको कोई और किडनी जो है वो बाहर से दे दिया जाता है, बाहर से जो है वो उस पर्सन को कोई किडनी दे दी जाती है। जो किडनी उसकी बॉडी में लगाई है, मैं इसको यूं बना देता हूँ, ये एक किडनी बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट की है, और इस किडनी के ऊपर भी एक एंटीजन मौजूद होगा जो बाहर से लगाया है, और बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं, इन टिश्यूज़ के ऊपर भी एंटीजन मौजूद होंगे, जितने भी सेल्स हैं उन सेल्स के ऊपर भी एंटीजन मौजूद होंगे। लेकिन जो बॉडी के अपने एंटीजन हैं, लिम्फोसाइट उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, लिम्फोसाइट उनको जानते हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन जो हमने ऑर्गन लगाया है, अगर उस ऑर्गन का एंटीजन हमारी बॉडी से मैच नहीं हो रहा, तो लिम्फोसाइट क्या करेंगे? उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये बैरूनी एंटीजन है, और उस ऑर्गन को वो रिजेक्ट कर देंगे, और उस ऑर्गन की वो जो फंक्शनिंग है उसको मुतासर कर देंगे। इसको हम बोलते हैं ऑर्गन रिजेक्शन। ऑर्गन रिजेक्शन का काम भी टी लिम्फोसाइट उस वक्त करते हैं जब कोई ऐसा ऑर्गन लगा दिया जाए जिसके एंटीजन जो है वो हमारी बॉडी के एंटीजन से मिलते जुलते ना हो। यहाँ तक हमने इम्यूनिटी के बारे में और इम्यून सिस्टम के बारे में देखा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी 2 किस्मों के बारे में देखेंगे।